ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिकल एमसीक्यूज। हमारा लास्ट टाइम एक बार मैंने चलाया था, लाइक इट वाज अबाउट एटॉमिक मास। तो चैप्टर 1 पे दोबारा हम वापस आते हैं और चैप्टर 1 में एक टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड लेवल के लिए, ई कैट एमडी कैट के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इस पर डिस्कस करते हैं। अगर थोड़ी सी चीज़ जो आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर चाहिए कि लाइक व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो मैं आपको दे देता हूँ कि लाइक किसी भी कंपाउंड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है केमिकल फार्मूला। हर एक चीज़ का केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। वाटर का H2O है, ग्लूकोज का C6H12O6 है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है। इस तरह डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स के डिफरेंट जो है फार्मूला मौजूद होते हैं। अब केमिकल फार्मूला हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। एम्पेरिकल फार्मूला आपको क्या बताता है? आपको जैसे ये बताता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। रिलेटिव नंबर ऑफ बताते हैं, रेशोज़ में बात करता है कि जो एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं उनके रेशोज़ बताता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताते हैं? टेल्स यू अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। दिस इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जब हम ग्लूकोज लिखते हैं तो ग्लूकोज का अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है तो C6H12O6 लिखते हैं। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस फार्मूला टेल्स यू दैट in each molecule of glucose you may find 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and then 6 atoms of oxygen. But if you want to derive its empirical formula तो हम क्या करेंगे? 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 1 जा 6, तो क्या आ गया ये CH2O। तो CH2O is the empirical formula of glucose because it tells you about the ratios of the numbers of elements। ठीक है, तो relative number of elements इसको हम कह सकते हैं। इसी के ऊपर हमारा जो है वो एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता मैं आपको, ठीक है, डायरेक्ट हम MCQs के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फिर अगर उस MCQs के अंदर कोई नई बात आती है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सही है भाई। तो न्यूमेरिकल बेस्ड पर ये पूरा टॉपिक होता है हमारा। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एज़ पर द सिन बोर्ड हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs पे स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन ज़्यादा नहीं, 16-17 MCQs डाले हैं, नॉट मोर देन दैट। तो थोड़ा कम ही डाला है चूँकि टॉपिकल MCQs कम होते हैं। तो फर्स्ट है द फार्मूला विच शोज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फॉर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज़ डैश। ये तो अभी पता है, जस्ट डेफिनेशन आई है ये सिंपल। तो जस्ट डेफिनेशन आई जिसमें बताया जा रहा है कि भाई रेशो ऑफ एलिमेंट्स, वो फार्मूला जो सिर्फ रेशो बताता है, रिलेटिव नंबर बताता है, तो वो कौन सा फार्मूला होता है? वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, या जिसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कह सकते हैं, सादा तरीन फार्मूला। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास C होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। ठीक है, तो C आंसर करेक्ट है, दैट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो सेकेंड MCQs पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोपायोनिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है दोनों के बारे में। अच्छा, प्रोपायोनिक एसिड से मुराद हमारे पास क्या हो गया? दिस इज़ एक्चुअली प्रोपेनोइक एसिड। सही है बेटा, ये प्रोपेनोइक एसिड ही है जिसको हम प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास क्या हो गया? C2H5COOH, यही हो गया। दिस इज़ प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम इसको ज्वाइन करके लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास C3H6O2, ऐसा ही होगा, C3H6O2। दिस इज़ प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, मेलोनिक एसिड किसको कहेंगे? मेलोनिक एसिड असल में हमारे पास दिस इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, याद है ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स। तो ओम्स गैप्स के लिहाज से ऑक्सैलिक होता है, फर्स्ट में ऑक्सैलिक हमारा होता है और सेकंड में कौन सा होता है? मेलोनिक। इसके बाद सक्साइनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पामोनिक और उसके बाद सुबैरिक। ठीक है,
तो ये डिफरेंट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन के दोनों किनारों पर अटैच होता है, ठीक है। ये तो ऑक्सिलिक एसिड इसका एक सिंपल मेंबर है जो हर कोई जानता है। मैलोनिक एसिड इसका सेकंड मेंबर है। मैलोनिक एसिड किस तरह से बनेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में एक सिर्फ CH2 ग्रुप लगा देंगे ना, ये हमारा बन जाएगा दिस इज सॉरी CH3 नहीं आएगा, OH आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड, ठीक है। अब अगर इसको अगर हम फार्मूला अगर हम इसका चेक करेंगे क्या निकल रहा है, तो ये कार्बन कितना है इसके अंदर है, 3 कार्बन आर देयर, हाइड्रोजन कितना है 2 3 और 4 ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4, ऐसा ही है C3H4O4, क्लियर है। तो ये एक फार्मूला हमारे पास है प्रोपायोनिक एसिड का, ये मैलोनिक एसिड का। आप देखें चारों स्टेट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनके बारे में। हाँ जी, क्या डी लग रहा है आपको, डी करेक्ट। देखो बोथ हैव सेम मोलर मास, नॉट पॉसिबल। ये C3H6O2 है, ये C3H4O4, मोलर मास तो सेम हो नहीं सकता, या मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो नहीं सकता, ठीक है बेटा। सेकंड, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसके पास 2 इसके पास 4, तो भी हो नहीं सकता। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। बोथ हैव डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला, ये बिल्कुल सही बात है दोनों के, चूँकि इसका एम्पिरिकल तो निकलेगा ही नहीं, जो इसका मॉलिक्यूलर है वही इसका एम्पिरिकल है, बिकॉज आप कट नहीं कर सकते हैं किसी एक टेबल से तीनों नंबर्स को। तो इसके लिए हम कह सकते हैं दोनों के जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होंगे बेटा, डिफरेंट। वैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट है। आई बात समझ में, नहीं आई, आगे ना दैट्स डी ऑप्शन। शुरू में आसान MCQs होता है, आपको पता है लेवल बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता करके। इतने आसान सर इतने अच्छे हैं तो नहीं, कितना आसान MCQs क्लास में सॉल्व करवा दें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा आगे, लेकिन स्लोली हम ऊपर चलते हैं, ना ही टेस्ट में इतना आसान आ जाता है MD कैट में। ओके, नेक्स्ट आप देख लें ज़रा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O इफ़ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 110.15, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस कंपाउंड इज डैश। ये क्या मतलब कम आ रहे हो उसमें, सॉल्व होगा ना, ये न्यूमेरिकल है। कह रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये है, और अगर मोलर मास कंपाउंड का 110.15 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का कितना होगा। तो देखो, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना होता है तो बेटा सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, याद है सबको ये। और n हमारे पास किसके बराबर होता है, n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये n की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यहाँ पर गिवन है 110.15, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। ये C3 हमारे पास कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 16 कितना हो गया ये, हाँ 55 हो गया। तो ये हमारे पास 2 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है C3H3O, और मल्टीप्लाई को किससे कर दिया हमने 2 से कर दिया। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकला C6H6O2। तो क्या आंसर आया, ये ऑप्शन आ गया। क्लियर है भाई, समझ में आया कैसे निकाला। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, n की वैल्यू निकाली, फिर n की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया। तो ये भी ये न्यूमेरिकल बेस पर है, ये डायरेक्ट इसका आंसर आप नहीं बता सकते। तो आप देखेंगे कि इसका हमारे पास जो है वो A आएगा, C6H6O2। समझ में आया सबको कैसे निकाला मैंने इसको। आगे और सवाल आएंगे वो फिर आप निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन और मैं नहीं बनाऊंगा अगर आगे आते हैं तो, ठीक। नेक्स्ट है पॉलीमर ऑफ सिंपलेस्ट फार्मूला CH2 हैज़ मोलर मास ऑफ दिस, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी व्हाट। ओके, ये सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, कितने टाइम्स इसके एम्पिरिकल फार्मूला की होगा। ये बड़ा आसान है। देखो ये आंसर आप बोलोगे सर तो अजीब सा आंसर लिखा हुआ है, सेम वही बात करनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल n अगर हम निकालेंगे तो MFM डिवाइड बाई FM, ये MFM आ गया 28000। और बेटा ये क्या आ गया इसका हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास 12 + 2 दैट्स 14। तो 14 × 14, 14 × 2 = 28, 3 2 ऐसे ही रह गए। तो n की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर किसके हो गया बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n।
मतलब मल्टीप्लाई बाय 2000, मतलब इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो उसके एम्पेरिकल फार्मूला के 2000 टाइम्स होगा। इसका मतलब यही है। तो क्या आंसर हो गया इसका? डी ऑप्शन, 2000 टाइम्स दैट ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आया कैसे निकाला? बता बस वैल्यू पुट कर नहीं कि वरना पुट भी कर सकते थे अगर, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है कि पॉलीमर है, तो पॉलीमर आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, तो एन वैल्यू बहुत बड़ी आ रही होगी इसके अंदर। चाहते तो हम इसका मॉलिकुलर फार्मूला निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने आंसर में पूछा नहीं है। आंसर में बोला बताओ कितने टाइम्स होगा, तो हमने बस वहाँ पर बता दिया 2000 टाइम्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन है, 2000 टाइम्स दैट ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। आ रही समझ में बात सबको? तो मसला को मुश्किल, वेरी इजी चिल नाउ सो फार। तो क्या हुआ, टॉपिकल जब चलते हैं तो वैसे भी चीज़ें आसान होती हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं तो मुश्किल। हाँ, पास पेपर जब करते हैं तो वहाँ डेविएट हो रहा होता है फटाक से, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 10 फिर चैप्टर 5 फिर चैप्टर 7, तो वो थोड़ा मुश्किल आता है। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आती, लेकिन इसकी तैयारी का हम सिर्फ करेंगे ना तो हमें पास पेपर इसलिए सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पता टॉपिकल नहीं आता। जो भी एग्ज़ाम आपका होगा एमडी कैट होगा उसमें टॉपिकल नहीं आएगा, वो तो रैंडम आएगा। तो उस वक्त बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं जो इस तरह से सॉल्व करने की आदत जिनकी होती है। ठीक है, जब वो मिक्स होकर जब एक साथ आता है ना तो फिर वो नहीं टैकल कर पाते, तो आपको वो टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, द कंपाउंड इज एम्पेरिकल फार्मूला दिस एंड मॉलिकुलर फार्मूला मास ऑफ दिस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कर सकते हैं आइडेंटिफाई? करें, बताएं फिर मुझे। एम्पेरिकल फार्मूला CH2Cl है और मॉलिकुलर फार्मूला 99 है। तो सबसे पहले n वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऊपर आएगा मॉलिकुलर फार्मूला मास 99, नीचे आएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास, और वो कितना आ जाएगा 12 + 2 + 35.5। ठीक है, कितना हो गया ये? 45.5 हो गया, 49.5। ओके, तो उसका मतलब 2 आ गया ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा C2H4Cl2। ये सही है, सी ऑप्शन ही आ रहा है, C2H4Cl2। ऐसे निकाला सबने, इजी क्वेश्चन है मतलब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While determining molecular formula, the simple multiple n is unity for dash। कह रहे हैं कि बताएं जब मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन कर रहे होंगे तो स्मॉल n की वैल्यू यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाई 1 के स्मॉल n की वैल्यू 1 किसके लिए होगी इनमें से? मतलब जब हम मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे तो स्मॉल n की वैल्यू 1 किसके लिए आएगी? याद रखना कि स्मॉल n की वैल्यू 1 उसके लिए आती है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला पॉसिबल नहीं होता, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला ही उसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अब देखो C6H6O2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, तो ए नहीं हो सकता। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है, 6 1s are 6, 6 12, 6 1s are 6, ये भी नहीं हो सकता। C आते हैं तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ चेक करो तो 3 4 3 को यू कैन नॉट डिवाइड दीज नंबर्स विद जस्ट अ सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट। 3 4 3 को आप नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो स्मॉल n की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, चूँकि इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, सिंपल सी बात है n की वैल्यू में। सही है, तो हम देख सकते हैं इसका आंसर डी ही होना चाहिए। समझ में आई बात सबको? तो मसला आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A covalent compound of simplest formula CH3O has a molar mass of 62 gram per mole. Its molecular formula will be dash. Very easy. You can do it yourself. Times करके बताना है बस। सही आ रहा है क्या? कह रहे तो किरण आ रहा होगा। क्या पेट्रोल पी के आए हो तुम लोग? सही है, सही है। पता है ना क्यों आ रहा है? चूँकि 62 डिवाइड बाई ये 31 हो रहा होगा, इसका मतलब ये तो वो 2 आ जाएगा। दैट्स इट। ईजी है ना, मतलब तभी बच्चे जल्दी बता दे रहे हैं। दैट्स ईजी, दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिंग वेरी सून। नेक्स्ट बताओ। अच्छा अब देखो ये नया सवाल चेंज हो गया। अ कंपाउंड हैज़ 50% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी, एम्पेरिकल फार्मूला इज डैश। अब यहाँ पर आगे परसेंटेज कंपोजिशन, या अब यहाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते आप, अब यहाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा।
परसेंटेज आपको गिवन की गई, परसेंटेज से पहले हम एटॉमिक रेशो पे आएंगे, इसको मोल रेशो कहते हैं, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो पे आएंगे, फिर जाकर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, ए है बी है, ए 50% है, बी 50% है, ए का मोलर मास इतना है, बी का मोलर मास इतना है, एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज मालूम करना पड़ेगा हर एलिमेंट का। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ईच, परसेंटेज तो दी भी है, सॉरी परसेंटेज तो है, तो ए की परसेंटेज और बी की परसेंटेज। सबसे पहले हमें यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा मोल रेशो, इसको पंजाब बोर्ड के अंदर हम इसको कहते हैं एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो, और यहाँ पर हम इसको सिंध बोर्ड में कहते हैं मोल रेशो, बात तो वही है। तो मोल रेशो कार्बन के भी मालूम करते हैं, और सॉरी कार्बन तो नहीं, ए का भी मालूम करते हैं और बी का भी मालूम करते हैं। तो मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आपको नहीं पता तो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो हमारा मोल रेशो आ जाता है। अब ए का मोल रेशो निकालना है तो ए की परसेंटेज है 50, इसका एटॉमिक मास है 20, बी का मोल रेशो है 50, इसका एटॉमिक मास है 10, तो ये तो हमारे पास आ गया 5, और ये कितना आ जाएगा 2.4 के लगभग आएगा ना, 20 है ना, 2 1 2 2 2 4, अगर 6 होता तो लगभग 2.5 हम इसको करते हैं, सही है ना, 2.5 करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो 2.5 और 5 ये हमारे पास है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालेंगे। सिंपलेस्ट मोल रेशो में क्या होता है कि मोल रेशो को डिवाइड कर देते हैं लीस्ट मोल रेशो से, सबसे कम वाले से। क्या है ना, आपने ये फर्स्ट में याद होगा। ठीक है, परसेंटेज गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ये बता रहा हूँ। तो ए का मोल रेशियो 2.5 और सबसे कम वाला भी यही है 2.5, बी का मोल रेशियो है 5 और सबसे कम वाला क्या है 2.5। तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला, ए के नीचे 1 आ गया और बी के नीचे क्या आ गया हमारे पास 2। तो ए बी 2 इसका जो है वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला है। आगे बस समझ में। तो इस तरह से बेटा क्या करना है कि पहले हमें मोल रेशो निकालना है, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो, उसके बाद फाइनली एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास सी है। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो सेम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। किन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम आएगा? ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल हमारे पास क्या होता है, CHO बॉन्ड CHO, 1,2 ईथन डायल, है ना भाई। बेंजीन का ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। जब बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन O3, देन व्हाट वी गेट ग्लायोक्सल। इन बिटवीन जो है ट्राइओजोनाइड हमारे का अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, ये हमने पढ़ा होगा, दिस इज इन सेकेंडरी चैप्टर 7। ओके, सो ग्लायोक्सल इज दिस कंपाउंड CHO बॉन्ड CHO, 1,2 ईथन डायल। तो सबसे पहले इसको अगर हम देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C2H2O2 निकलेगा और एम्पिरिकल फार्मूला C1H1O1 निकल जाएगा। ए तो नहीं हुआ, मतलब कह रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला है, ऐसे कोई कंपाउंड आप हमें वहाँ तक लेकर जाइए। ठीक है ना बेटा। यूरिया, कार्बेमाइड, IUPAC नेम में जिसको हम कहते हैं, NED में आता है कार्बेमाइड। यूरिया इसका कॉमन नेम है। यूरिया वोहलर ने सबसे पहले बनाया था, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, सो यूरिया हमारे पास क्या होता है बेटा, अमाइड होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास हो गया N2H4CO। अब देखो ये सब किसी एक टेबल से नहीं कटेगा ना, तो इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो C ही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बी है इथेन। इथेन क्या है हमारा, द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ what? Empirical formula of ethane. Oxalic acid, this is a dicarboxylic acid, the oxidation product of ethine in hot conditions. So oxalic acid हमारे पास होता है 1,2 ethane dioic acid, 1,2 ethane dioic acid। हम इस तरह से लिख सकते हैं COOH ट्वाइस, तो C2H2O4। तो ये भी हमारे पास 2 1 2 2 1 2 2 2 4 हो सकता है।
इसका मतलब यूरिया इज़ द ओनली कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों हमारा सेम आएगा, एक जैसा आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन समझ में आया कैसा है ये? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मसला हाँ, बस आपको पता होना चाहिए थे ये कंपाउंड है क्या क्या। अगर आपको इनके फार्मूले नहीं पता होते तो आप इस आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते। सही बात है ना, सिर्फ नाम से तो नहीं पता लग सकता ना ये बात, जब तक हमें उसके स्ट्रक्चर्स ना पता हो। और ये सारे हमारे सिंध बोर्ड के स्ट्रक्चर्स हैं। तो मसला नेक्स्ट है, मॉलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 90 mu एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। व्हाट विल बी द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? वेरी इजी, ये तो कई बार बना लिया आपने। n निकाले, मॉलिकुलर फार्मूला बना दें। n वैल्यू क्या आ रही है इसकी? तो 45 आ रही है क्या? नहीं आ रही। दैट्स 12 + 2 + 16, ओके 30 आ रही है। ओके ओके, उसका मतलब कि 3 आया तो C3H6O3 का डी ऑप्शन होना चाहिए। 2 के बजाय 3 आया इस बार हमारा। ठीक है, n की वैल्यू सही, डी ऑप्शन का मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.0608 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज डैश। अब यहाँ पर बेटा ये जो क्वेश्चन आपके पास आया, दिस क्वेश्चन इज रैदर मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा। दिस इज एक्चुअली कंबस्टन एनालिसिस। दिस इज एक्चुअली कंबस्टन एनालिसिस। इसकी मीन्स के जब भी हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर नया डिस्कवर होता है तो उसके एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंचने के लिए हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, जला देते हैं। जब हम उसको जला देते हैं, जब हम उसको बर्न कर देते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कुछ मिकदार निकलती है। उस CO2 और H2O को मिकदार से पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कार्बन हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद फिर हम परसेंटेज के बाद मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो और एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुँचते हैं। तो इसका हमारे पास एक तरीकाकार होता है। अगर मैं सॉल्व इसको आगे करके रखे, आप उसको देख लें। देखिए ये हमारे पास कोई भी हमारे पास CH एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसकी हमने कंबस्टन की, इसको हमने जलाया। इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास बना। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इसमें क्या दिया गया कि हमें बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड 3.08 ग्राम बन जाए और वाटर 0.72 ग्राम बन जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मोल्स निकालने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं और वाटर के कितने। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि कैसे किया जाएगा ये, वरना हमारे सिंध बोर्ड में तो एक बहुत बड़ा तरीका होता था इसको करने का, 6 स्टेप मेथड होते थे। या मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एप्टीट्यूड लेवल में इसको किस तरह से किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और मोल निकाल लेंगे वाटर के। अब कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो 3.08 डिवाइड बाई 44 और वाटर के निकालने हैं तो 0.72 डिवाइड बाई 18, चूँकि मास ओवर मोलर मास। अब उसको डिवाइड मैं यहाँ पर भी करके दोबारा दिखा देता हूँ। दैट्स 44 विदाउट कैलकुलेटर करने चुके हैं। दैट से बात है, MCAT के स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में। तो यहाँ पर अब देखो सबसे पहले क्या 2 से काउंट आउट कर लेते हैं। 2 22 ज़ा और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और पॉइंट यहाँ लगा दिया हमने तो 1.54। दोबारा 2 से कट हो सकता है। 2 11 ज़ा, फिर यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 और 2 ज़ा 4, ठीक है। सॉरी 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 7 ज़ा 14। पॉइंट के बाद आ गया ये 0.77, ठीक है। 0 पॉइंट आ जाएगी तो पता है पीछे। इसके बाद 11 से कट सकता है दोनों, ये 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77। लेकिन अब क्या होगा, पॉइंट के बाद एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 मैथमेटिक्स आपको आती है। दिस इज़ 0.07। तो ये देखो कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, डायरेक्टली आपके सामने के यहाँ पर आया है आंसर, ठीक है, ओके। हाँ, ये क्या पॉइंट का मामला याद रखिएगा कि किस तरह से पॉइंट में एक इजाफा होते रह रहा है 0 का, ठीक है। अब आ जाओ वहाँ पर करते हैं 0.72। देखो सबसे मुश्किल काम यही है करना कि इसको डिवाइड करना, बाकी न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, ईजी है। तो इसके बाद 0.72 डिवाइड बाई 18, 0.72 डिवाइड बाई 18, तो 18 के टेबल में हमारे पास 18 4 ज़ा 72 होता है। तो 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, ये हमारे पास है 0.04,
ठीक है, चूँकि 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं तो 0.04। तो ये हमारे पास इसका आया 0.07, इसका आया 0.04, तो 0.07 मोल और 0.04 मोल। ठीक है, तो मैंने एक और बार कट आउट करके दिखा दिया आपको कि कैसे वहाँ पर किया गया मैंने। अब यहाँ पर यहाँ तक हमें मोल्स आ गए। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन एक कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन है जो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल हमारा 0.07 आया और वाटर के जो हमारे पास मोल्स हैं वो 0.04 आए। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि कार्बन तो सिंगल है ना, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2H2O है। तो H2O हो चुके हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.04 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.08 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट 0.07 को डिवाइड कर दे 0.08 से। जब 0.07 को 0.08 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0 कट जाएगा, तो 7/8 बच जाएगा। इस वक्त कार्बन के नीचे 7 आ जाएगा और हाइड्रोजन के नीचे 8 आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक वेरी इजी। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोल्स मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के। मोल्स फाइंड आउट कर लिया आपने, फिर उसके बाद जो वाटर के मोल्स हैं ना, जो भी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, चूँकि हाइड्रोजन 2 होता है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.08। अब 0.0 यहाँ कट गया, तो इसमें 7 आ गया कार्बन का और हाइड्रोजन कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो C7H8 हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? वरना हम इसको पूरा 2 पेज का न्यूमेरिकल करते थे इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब उसमें सबसे पहले परसेंटेज निकालते थे, फिर मोल रेशो, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो, फिर एम्पिरिकल फार्मूला आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C7H8। समझ में आया सबको कैसे आया ये? तो फिर से बता दूँ, इसका मेथड सिंपल ही हमारे पास है कि मोल्स मालूम करें CO2 और H2O के। उसके बाद जो भी H2O का नंबर ऑफ मोल आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मसला ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है जो एप्टीट्यूड में इस्तेमाल होती है। थ्योरेटिकली हम ऐसा नहीं करते फर्स्ट ईयर में। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे किसी को भी आगे जाकर, तो आप उनको ऐसा नहीं बता सकते कि ये वाला शॉर्टकट लगाओ। आपको उनको डिटेल में बताना पड़ेगा, चूँकि वहाँ पर भी 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल होता था और ये 1 नंबर के एक MCQs है, तो उतना ही टाइम हम देते हैं। अगरचे ये पूरा न्यूमेरिकल है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपने मेथड से फर्स्ट ईयर वाले, तो वही आंसर आएगा जो भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मसला आगे बढ़ें। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन इज। देखिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मोल रेशो मालूम करना है। मोल रेशो मालूम करने के लिए इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, इसको डिवाइड बाय 1 कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास मोल रेशो की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो 1 आ गया मोल रेशो, सॉरी 20 आ गया मोल रेशो, और कार्बन का कितना है, 12 के टेबल में ही आता है। टू 6 are 12, 40, 2 3 are 6, 2 10 are 40। ठीक है, ओके, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 point something, 10/3 है ना, 3 3, ओके ओके, 12 से करते तो 12 से। ठीक है, तो 6 are 12, 40, 2 3 are 6, 20, ओके। अच्छा, अब 20/3 अब नहीं हो रहा ना, हम उसको नियर पहुंच सकते हैं, या अगर आप नियर नहीं भी पहुंचो तो आप उसको ऐसे निकालो यार, 23, 20 कहाँ तक आएगा, फिर 6 18, क्रॉस हुआ, ये हमारे पास 2 आ गया, पॉइंट लगाया। ठीक है, और 0 आ गया। आई थिंक ये 6 चलते रहेगा ना, 6.66 करके, ऐसा ही है। नॉन रिकरिंग हमारा नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहेगा फ्रैक्शन ये, तो इसका मतलब कि 6.6 कर सकते हैं कि 6.6 आ रहा है, तो 6.66 इस तरह से कुछ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो की तरफ। सिंपलेस्ट मोल रेशो में क्या आएगा कि 6.66 डिवाइड बाय 6.66, तो ये हमारे पास 1 आ गया, और 20 डिवाइड बाय 6.66। अब 20 और 6.66 आपस में डिवाइड होगा, या 6.6 को मल्टीप्लाई किससे कर दें, 3 से अगर करें तो 6 3 18, 18 19, ओके, लगभग करीब है तो 3 ले लेते हैं ना 3। ठीक है, ओके। उसका मतलब कार्बन का 1 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, फिर तो CH3 सही तो आ रहा है। मतलब NAD वालों से मैं इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो कैलकुलेटर यूज़ करके फिर भी बता देते हैं।
लेकिन आप बिना कैलकुलेटर के ही आपको करना है इस तरह जैसे मैंने किया। जो MD कैट के स्टूडेंट्स बैठे हैं, वरना अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास में और कुछ नहीं कर रहे, अगर वो भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ठीक है। और सारा टाइम उसी में लगेगा अगर थोड़ा बहुत लगेगा, वरना सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर कैलकुलेटर मेरे हाथ में दो तो 3 सेकंड में आंसर है, ऐसे ही ना। बस थोड़ा सा क्या कि डिवीजन करते हुए ध्यान रखना है, चीज़ों को कट आउट करते हुए कैसे मैं कर रहा हूँ किस तरह से, तो मसला। और देखो कभी कभार होता है कि हम उसमें होल नंबर की तरफ आ जाते हैं, है ना। मैं जैसे यहाँ पर 6.66 को 20 से काटा तो सिर्फ तो 20 आया ही नहीं, 19.8 आया, तो मैं नियर तो पहुँच गया ना होल नंबर में। वैसे भी आपको पता है कि जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो ये वैल्यू आती है वो हमेशा होल नंबर में ही ली जाती है। अगर 2.9 आ रहा है तो हम उसको 3 ही ले रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में भी, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो बात ख़त्म हो गई। मतलब आप नियर पहुंच जाते हैं, बस आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके अब आप पता लगा बच्चा 6.666666 निकाला जा रहा है, वो देख रहा है पता नहीं कब ख़त्म होगा एंड आंसर। तो बेटा इतनी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने आ गए पहुँच गए, आपको पता लग गया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सही है को मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टाइरीन, द रॉ मटेरियल फॉर पॉलीस्टाइरीन फ्रॉम प्लास्टिक्स has an empirical formula of CH. Its molecular mass is 104 gram per mole. What is its molecular formula? स्टाइरीन, स्टाइरीन क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड स्टाइरीन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं विनाइल बेंजीन। देखिए बात है, विनाइल बेंजीन स्टाइरीन ये हमारा मोनोमर है, ये हमारा मोनोमर है, मोनोमर। इसी का एडिशन पॉलीमर बनाएंगे, इसका पाई बॉन्ड तोड़ के, तो हमारे पास क्या बन जाता है? पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन फोम। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन फोम प्लास्टिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है थर्मोकोल या थर्मोपोल, जिसको आप लोग कह रहे होते हैं नॉर्मली, तो दैट्स एक्चुअली थर्मोकोल। तो थर्मोकोल फोम या थर्मोकोल प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, वो असल में पॉलीस्टाइरीन होता है, द पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन विनाइल बेंजीन, इंडस्ट्री में बनाते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास होता है CH। अगर मॉलिक्यूलर मास ये है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, N की वैल्यू निकालो बस और ख़त्म करो। क्या आ रहा है? मतलब N की वैल्यू 8 आ रही होगी इसके अंदर, एंड 8 आएगी तो फिर सिंपल सी बात है कि C8H8 हो जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन निकालना था नेक्स्ट। तो अगर हम इसमें सबसे पहले तो हम इसकी परसेंटेज मोल्ड वो निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 32 से, इसको डिवाइड करते हैं 16 से। ठीक है, तो अभी नियर टू वैल्यू का हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ 25 आ गया। ठीक है, तो 25 ओवर 16, 16 2 था 32, तो थोड़ा दूर अभी है। अब इसको और ज़्यादा हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो अच्छा, अब होल नंबर में हमारे पास सिंप्लीफाई हो नहीं सकता ना, इसके अंदर होल नंबर में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, चूँकि 16 25 एक साथ डिवाइड नहीं होते हैं, और हमें किसी के नंबर तक तो जाना है, भले वो नियर टू द वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम 2 8 ज़ा 16 कर दें, इसको हम एक कम ले लें, 24 ले लें, 24 ले लें तो कैसे हो जाएगा? 12 से हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3/2 कितना होता है? 1.5। ठीक है, मतलब देखो यहीं तक आओगे, कैलकुलेटर से भी इधर ही तक आओगे करीब करीब। ठीक है ना। और सर ये तो आपने गलत कर दिया 12, तो हम थोड़ा एक कम ज़्यादा कर सकते हैं बड़े नंबर के अंदर, छोटे नंबर में ना करें। जैसे आप 3 अगर इसी को ऊपर लेकर इसको 2 ना कर दें, मतलब बड़े नंबर्स में अगर 1 2 नंबर कम ज़्यादा करते हैं तो आंसर में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैथमेटिक्स कहती है। ठीक है, अब इधर पर जब आते हैं तो 2 8 ज़ा 16 और ये 25, यहाँ पर भी सेम, ये 2 4 ज़ा 8, इसको भी 24 करते हैं, 12 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आ गया। ये 1.5 ये 3, तो अब सिंपलेस्ट मोल रेशो की बात करें तो 1.5 डिवाइड बाई 1.5 सल्फ़र का हो गया, ये ऑक्सीजन का 3 डिवाइड बाई 1.5, तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? S1O2। डी ऑप्शन ही आ रहा है, पक्का? देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, डी ऑप्शन समझ में आया कैसे किया मैंने? तो मेरे डिवीजन पे फोकस करें, मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है,
विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप किस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल कर पाते हैं। तो इसमें भी देखिए बहुत मुश्किल की मैथमेटिक्स नहीं लग रही है इसके डिवीजन में, तो आप इजीली कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम निकलेगा? यस, सी शुगर का सेम निकलेगा, दैट्स सक्रोस। C12 H2O11, बिकॉज आप इन तीनों नंबर्स को किसी एक टेबल से आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये हमारे पास का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। दैट्स रियली सिंपल MCQ हियर। नेक्स्ट, एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ कार्बन एंड दिस ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज इट्स फार्मूला? इतना कार्बन है, इतना ऑक्सीजन है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? तो उसका क्या तरीका होगा उसको निकालने का? लाइक हम इसमें मोल्स निकालेंगे क्या? इसमें मोल वाला तरीका इस अपनाना पड़ेगा। मास है ना बेटा, तो मास दिया हुआ, सबसे पहले अगर हम मोल फाइंड आउट कर लें, मास दिया हुआ है ना, मोल फाइंड आउट कर लेंगे, मोल रेशो जिसको हम कहते हैं, तो ये 3.6 डिवाइड बाई 12, ये हम असल में मोल रेशो मालूम करें। देखो कैसे करूँगा, ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम मालूम करते हैं सबसे पहले मोल रेशो, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसे मालूम होगा? दिस इज़ कार्बन के लिए 3.6 डिवाइडेड बाय 12 से, ठीक है। और यहाँ पर 4.8 डिवाइडेड बाय 16, 12 1 12, 12 2 36, 0.2 आ गया बेटा। पर बोला 36 कैसे आपने कहा? तो पॉइंट है ना बीच में, तो 0.2 सही है। फिर से देखो ज़रा, अगर नहीं समझ में आया तो 3.6 डिवाइड बाय 12, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 12 1 12, 12 2 36, तो यहाँ पर हम यही करेंगे, 12 1 12, 12 2 36, सॉरी 12 3 था, सॉरी 12 3 था 36, 0.3 आ रहा है इसका मतलब, सॉरी 2 24 होता है। ओके, 16 1 16 और 16 के टेबल में 48, 16 3 था 48, ठीक है। तो ये हमारे ये भी 0.3 आ गया, दोनों 0.3 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों का रेशो 1 1 आएगा। इसका मतलब C1O1, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? तो डिवीजन चेक कर लो मैंने कैसे किया, 12 और 3.6। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट आ गया, अब क्या करें? तो भाई कोई मसला नहीं है, जहाँ पर पॉइंट था एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, दैट्स इट। यहाँ पर भी यही किया, सही है। तो मसला नो इशूज़, आगे बढ़ते हैं।